हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। पिछली क्लास में जो हमने बात करी थी न्यूट्रिशंस को लेकर बात करी थी, यानी पोषण तत्व क्या होते हैं और पोषण क्या होता है। यानी मानव शरीर हो या पेड़ पौधे हों, उनको पोषण जो है यानी जीवित प्राणी जो हैं उन्हें पोषण की जो है रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ को, अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने आप को जीवित बनाए रखने के लिए। और जो हमारी प्रक्रियाएँ हो रही हैं, जितने भी रिएक्शंस हमारे अंदर हो रहे हैं शरीर के अंदर, चाहे वो जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाएँ हों, हर एक के लिए जो है हमें पोषण की ज़रूरत होती है। तो हम किस तरीके के पोषण लेते हैं और पोषण लेने का तरीका क्या है और प्रोटीन क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, इन सब को लेकर हमने पिछली कुछ क्लासों में अच्छे से चर्चा की है। आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी ह्यूमन का जो मानव है उसके पाचन क्रिया का प्रणाली क्या है, यानी उसकी पाचन प्रणाली है क्या, पाचन तंत्र क्या है। तो आज हम ह्यूमन के यानी मानव के पाचन तंत्र को समझेंगे, किस तरीके से वह जो खाद्य पदार्थ जो हम ग्रहण करते हैं, फिर हमारी जो पाचन प्रणाली है उसको किस तरीके से तोड़ती है और उसमें से जो आवश्यक तत्व हैं उनको किस तरीके से वह उपयोग में लेती है। तो आज हम इस क्लास में ये सब सारी चीज़ें समझेंगे। तो मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की कक्षा में, जिसमें हम पाचन तंत्र जो है, मानव का पाचन तंत्र जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे और अनेक बातें हम यहाँ पर सीखेंगे जो हमारे परीक्षा के लिए ज़रूरी हैं और परीक्षा के साथ-साथ जो आपको जानना भी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिचय करते हैं पाचन तंत्र का, कि पाचन तंत्र क्या होता है, किस तरीके से इसमें जो है हमारे शरीर के जो अन्य अंग हैं वह भाग लेते हैं और क्या पूरा प्रणाली है शुरू से लेके अंत तक। जो हमने खाना खाया, जो हमने खाद्य पदार्थ को लिया, वह किस तरीके से हमारे अंदर जो है पाचन पचता है और उससे हमारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम उसमें से निकालते हैं। देखिए, पाचन पाचन क्या है? पाचन एक प्रक्रिया है जिसमें खाद्य का जटिल रूप सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है। आपने रोटी खाया, आपने दूध पिया, आपने दही खाया, आपने सब्जी खाया, तो ये जो आप खाना खाते हो, हमारी बॉडी इसको, हमारा जो शरीर है या जो हमारे अंग हैं, इसको इस तरीके से ग्रहण नहीं कर पाती है। तो ये क्या है? ये जटिल है, ये जटिल खाद्य पदार्थ है, यानी ये जटिल जो है फूड है, यानी ये कॉम्प्लेक्स फूड है। तो हमारा जो पाचन तंत्र क्या करेगा, इस जटिल भोजन को तोड़ेगा और तोड़कर इसको सरल रूप में लेकर आएगा और जिससे हमारा जो शरीर है उसको पोषण तत्व मिले, यानी जो ऐसे तत्व जो हमारे शरीर को पोषित करने के लिए ज़रूरी हैं, वह इस खाद्य में से मिले। तो इस जटिल खाद्य को आसान रूप में तोड़ देना या उसको उस तरीके से तोड़ देना जो हमारे शरीर के लिए इस्तेमाल पूर्वक हो, तो उसको हम पाचन प्रक्रिया या पाचन कहते हैं। खाद्य का सरलात्म रूप आहार नली के द्वारा अवशोषित किया जाता है, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके द्वारा जो है हम खाद्य को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। मानव का पाचन तंत्र अंगों के समूह से बनता है। तो जो हमारा जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उसका जो पाचन तंत्र है वह अनेक अंगों से, यानी विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बनता है, जिसमें जैसे एक पेट हो गया, आंतें हो गई, छोटी आंतें हो गई, बड़ी आंतें हो गई और हमारा ये मुँह और जीभा, ये सब हमारा जो है पाचन प्रक्रिया का जो पाचन जो तंत्र है उसका एक हिस्सा बनती हैं। सभी अंग मिलाकर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या आहार नली बनाते हैं। तो जो हमारे सारे अंग हैं, ये उसको सब अंग मिला के एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम बोलते हैं आहार नली, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसको हम आहार नली बोलते हैं, वह सारे अंग मिलाकर इस पूरी आहार नली का जो है बनाते हैं, इस पूरी आहार नली को चलाते हैं। पाचन तंत्र का अन्य घटक होता है आहार नली के साथ जुड़ी ग्रंथि। तो जो हमारे ग्लैंड होते हैं, हमारे ग्लैंड भी हमारे पाचन क्रिया में बहुत योगदान देते हैं। तो आहार नली के साथ जो दूसरा हिस्सा जुड़ा होता है वो होता है हमारा ग्लैंड। जैसे हमने बात करी थी प्रोटीन के जब हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन पोषण के अंदर, तो हमने बताया था इंजेशन होता है, पहले खाने को लिया जाता है, फिर उसके बाद डाइजेशन होता है यानी खाना पचता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है यानी खाने में से जो ज़रूरी पोषण तत्व हैं उनको सोखा जाता है, फिर असिमाइलेशन होता है, फिर इजेक्शन होता है यानी खाने को निकाल दिया जाता है। इसी तरीके से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें खाना पहले कहाँ पर जा रहा है, हमें इस बात को देखना होगा।
कि हमने खाना मुख से लिया, फिर गले में गया, फिर ग्रासीन यानी ऑसिफेगस में गया, फिर अमाशय यानी पेट के अंदर यानी स्टमक के अंदर गया, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय के थ्रू जो है बाहर निकल गया। तो ये जो सीक्वेंस है आपको यहाँ से रख के चलना है कि यहाँ से जो मुख से आप खाना लेते हैं, तो जो मुख में आप खाना डालते हैं खाना यहीं पचना, सबसे पहले जो खाना पचता है वो मुंह में ही पचता है। जो आपकी जो लार होती है वो खाने को तोड़ती है। और खाने में लार का होना इसीलिए ज़रूरी होता है, जब आपका खाना गले से उतरता है, तो खाना आपके गले में इधर या उधर कहीं ना लटके, क्योंकि आप श्वास की जो नली है, वो भी यहीं से होकर हो जाती है। तो ये जो खाना है यहाँ अटके नहीं, इसीलिए जो लार है, इसका जो मिश्रण लार के साथ रहता है, वो हमारे अंदर तक जाता है। गला, ग्रासनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय, ये हमारे जो हैं एलिमेंट्री कैनाल आहार नली के क्या हैं, अंग है। अब मैं बात करूं सबसे पहले मुख की, मुंह की। तो मुख खाद्य नली की शुरुआत होती है, यानी एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से, जिसे ऊपरी और निचले होठ रक्षा करते हैं। यानी हमारे जो होठ है ये बंद करके इसलिए रखते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी अनावश्यक चीजें हमारे मुख के अंदर जाए, क्योंकि यह सीधा हमारा जो है अंग तक जाता है। और निचले होठ रक्षा करते हैं। मुख बक्कल गुहा में खुलता है, यानी बक्कल कैविटी जो है ये, यानी ऊपरी जॉ, ये जो आपके जॉ लाइन है, ये ऊपरी जॉ और लोअर जॉ, ये जो बक्कल है इनसे खुलता है। जो जावड़ा है ऊपर खुलता है, देखिए खुलता है, ऊपरी और निचले जावड़ों द्वारा प्रतिबद्ध किया जाता है। या तो इसको चलाया किसके लिए जाता है, ऊपर और निचले जावड़े द्वारा। देखो ऊपरी जावड़ा जो है ना आपका, वो फिक्स है, आप ऊपरी जावड़े को नहीं, यानी ऊपर वाला जो बक्कल है, जो जॉ है, जो ऊपर का जो जॉ है, आप इसको मूव नहीं कर सकते। जब भी आप मूव करेंगे अपने निचले जॉ को, जो यहाँ से आपका जो ये जॉ कनेक्ट होता है, देखिए, तो ये जो नीचे वाला जॉ है यही मूव करता है। जो बक्कल गुहा की छत का निर्माण करते हैं। निचला जबड़ा बक्कल गुहा का फर्श बनाने के लिए, यानी ये रूफ और फ्लोरिंग का काम करते हैं। ये रूफ है, ये फ्लोरिंग है। दोनों जाबड़ों में दांत होते हैं और उनके सॉकेट में मजबूत होते हैं, यानी जो दांत है वह मजबूती से हमारे जाबड़े में रहते हैं। दांतों की बाहरी परत को एनामेल, एनामेल जो होता है हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। जो दांतों की बाहरी परत है उसको एनामेल द्वारा बनाया गया होता है। यह शरीर का सबसे कठिन वस्तु है। तो जो हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है वो है एनामेल। आगे बढ़ते हैं। कठिन वस्तु है। मनुष्य के पास उनके जीवन में दो सेट दांत होते हैं, यानी दो सेट। पहला जो सेट होता है जिसे हम बोलते हैं मिल्क टूथ, दूधिए दांत जो होते हैं आपका, जो जो है अस्थायी होते हैं, यानी वो आपके टूट जाते हैं। देखा होगा बचपन अवस्था में जो दांत आते हैं फिर टूट के उसके बाद पक्के दांत आते हैं। तो ये दो सेट है जो स्थायी दांतों द्वारा बदल दिए जाते हैं, यानी अब इनके बाद जो दांत आएंगे वो परमानेंट दांत होंगे, उसके बाद कोई दूसरे दांत नहीं आते। अगर मान लीजिए आपके ये जो दांत है परमानेंट, वार्षिक अवस्था होती है आपकी, जो यंग जब होते हैं आप बचपने से, जब ऊपर एक बाल अवस्था से निकल कर आते हैं, तो उस वक्त आपके पास जो है स्थायी दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के पास 32 स्थायी दांत होते हैं। प्रत्येक जबड़े के आधे भाग में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन्हें इंसियर, अब देखिए इंसीजर, अब दांतों के प्रकार होते हैं, जैसे हाँ 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसीजियर, इंसीजियर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और इनका जो डेंटल फॉर्मूला होता है, मनुष्य के दो दांतों का सूत्र होता है, वो ये होता है। इंसीजर के सेट 2 होने चाहिए, ये प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन। तो ये ऊपर का सेट है, ये नीचे का सेट है। दांतों के खाने के चबाने में मदद करते हैं। तो जो दांत क्या करते हैं, आपके खाने को चबाने में मदद करते हैं। एक मांसपेशी जीभा बक्कल गुहा के फर्श से जुड़ी होती है। अब जो ये मस्कुलर टंग है, ये जो आपकी जो टंग होती है, ये आपके नीचे वाले जो बक्कल कैविटी है उससे जुड़ी होती है। और टंग पे, जीभ पे जो होते हैं हमारे स्वाद के जो बर्ड्स हैं, जो टेस्ट बर्ड होते हैं, वो जीभ पे होते हैं। यानी जो आप स्वाद ले पाते हो किसी भी चीज़ का, जो आनंदित हो पाते हो, कोई मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, वह आप जीवा की मदद से ही कर पाते हो। आगे बढ़ते हैं। फायरनिक्स क्या होता है? अब देखिए फायरनिक्स क्या होता है, यानी अब
हम बात कर रहे हैं जो हमारा जो दूसरा होता है, मुँह के बाद जो खाना फारिंक्स में जाता है। मुख्य गुहा का छोटी जगह के अंदर जाती है जो फेरेनिक्स कहते हैं, यानी जो बक्कल कैविटी है अब वो पीछे की तरफ छोटी जगह में जाएगी, यहाँ पर होता है आपका फारिंक्स। ये कहते हैं यह खाने और हवा के एक सामान्य वर्ग है, यानी यहाँ से हवा भी अंदर जा रही है और खाना भी अंदर जा रहा है, दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग है, कॉमन मार्ग है दोनों के लिए। ऑसीफेगस क्या होता है? ऑसीफेगस फेरिंगिस में फायरनिक्स जो होता है आपका, फायरनिक्स में एक पतली लंबी मांसपेशी नली शुरू होती है जो ऑसीफेगस कहा जाता है, यानी फायरनिक्स में एक पतली लंबी मांसपेशी जो है नली होगी जिसको ऑसीफेगस कहा जाता है। यह गले, छाती और डायफ्राम के माध्यम से गुजरती है, यानी गला, छाती और ये जो डायफ्राम आपका यहाँ पर होता है यहाँ से गुजरकर पेट में जाती है, और थैली जैसी संरचना पेट में खुलती है। यानी ये जो ऑसीफोगस है ये जाकर एक नीचे इस तरीके से जाएगी और ऐसे एक जो है थैली जैसी संरचना, यानी इस तरीके से ये जो है पेट यानी स्टमक, स्टमक यानी पेट में जाके मिलती है, तो यही खाना आपका स्टोर होता है। अब आता है हमारा स्टमक, पेट। पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में स्थित होता है, यानी पेट का है हमारा ऊपरी और बाएं हिस्से में। अगर मैं बात करूं मानव शरीर की, मान लीजिए ये मानव शरीर का, तो ये आपका देखिए, अगर आप देखेंगे ये लेफ्ट ये राइट है, और उसके बाद जो पेट होता है वो यहाँ पर होता है ऊपरी बाएं हिस्से में, इस तरफ बाएं हिस्से में होता है, याद रखना ऊपरी बाएं हिस्से में। अपर लेफ्ट पार्ट में कौन होता है? पेट होता है, इस में पे स्थित है होता है। पेट के 4 खंडों में विभाजित किया गया है। पेट को किस खंडों में, कितने खंडों में विभाजित किया गया? 4 खंडों में, ये आपको याद रखना है। पहला जो है कार्डियक, यानी पहले को हम बोलते हैं कार्डियक, जहाँ खाना ऑसीफोगस से प्राप्त होता है, यानी पहला जो खंड है उसको हम बोलते हैं कार्डियक, जहाँ पर जो खाना है वो ऑसीफोगस के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा फंडस जो ऊपरी विकृत भाग द्वारा बनाया गया है, और दूसरा क्या है, हम दूसरा बोलते हैं फंडस जो ऊपरी कर्व्ड भाग द्वारा बनाया गया है, विकृत भाग द्वारा बनाया गया है। तीसरा केंद्रीय क्षेत्र है, यानी सेंटर पार्ट। पेट का निचला खंड पाइलोरस कहलाता है जो छोटी आंत में खुलता है, यानी ऊपर वाला भाग जो है ऑसीफोगस में खुलेगा और नीचे वाला भाग जो है छोटी आंत में खुलेगा। ऑसीफोगस के पेट में खुलने पर एक मांसपेशियां गैस्ट्रो ऑसीफोगिस ऑसीफोगल स्पिंक्टर जो होती है, देखिए स्फिंक्टर मौजूद होता है, यानी जब ऑसीफोगस पेट में खुलता है तो यहाँ पर एक मांसपेशी होती है गैस्ट्रो ऑसीफेगल स्पिंक्टर मौजूद होती है। तो याद रखना ये कहाँ पर मौजूद होती है? जब हमारा ऑसीफोगस पेट में खुलता है। इस प्रकार पेट की छोटी आंत में खुलने पर पिलोरिक स्फिंक्टर मौजूद होता है, और ऐसे ही मांसपेशी जो छोटी आंत पेट में खुलेगा तो उस पर क्या होगा? पिलेरो स्फिंक्टर होगा। तो ये जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद रखना, मौजूद होता है। यह दो स्फिंक्टर खाने के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है, यानी खाना आएगा ये खुलेगा, खाना अंदर गया बंद। अब पेट से खाना जाएगा, यानी पेट से वो खाना तब तक नहीं जाता जब तक वह पच ना जाए। पचने के बाद जो पायलोरिक स्फिंक्टर होगा वो उसको बाहर निकाल देगा छोटी आंत में। यह दो स्फिंक्टर खाने के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करते हैं। पेट की मांसपेशियां दीवार की विस्तार और संकोचन करने की क्षमता होती है, यानी जो पेट की मांसपेशियां होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। अब ये देखिए ये फैला हुआ है, अब ये सिकुड़ गया, फैला और सिकुड़ गया, ये इस तरीके से होता है, यानी फैलाव भी हो सकता है और सिकुड़न भी हो सकती है। यह खाने के मंदन में मदद करता है, यानी ये चर्निंग, फूड के चर्निंग में यानी मंदन में मदद करता है। अब आता है हमारा छोटी आंत। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। डोआडम, देखिए अब ये याद रखना है, डोडेनम 3 भाग के, डोडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 भाग आप याद रखना, डोडेनम, जेजुनम, इलियम। पेट छोटी आंत के पहले भाग डोडेनम में खुलता है, तो पेट कहाँ खुलता है? डोडेनम में खुलता है।
जोजनम छोटी आंत का लंबा घुमावदार माध्यम है। तो जोजनम क्या है? जो छोटी आंत का लंबा घुमावदार माध्यम होता है वो होता है हमारा जोजनम। इलियम छोटी आंत का अत्यधिक घुमावदार अंतिम भाग, जो लास्ट पार्ट होता है घुमावदार, वो हमारा इलियम होता है। तो डॉडनम, जोजनम, इलियम, इनको आप याद रखना। नेक्स्ट, बड़ी आंत। इलियम बड़ी आंत में खुलता है और जो इलियम अंतिम है छोटी आंत का, तो ये बड़ी आंत में खुलेगा। इसमें 3 भाग होते हैं। अब बड़ी बड़ी आंत में भी 3 भाग होते हैं। सिकम, कोलन, रेक्टम। याद रखना, सिकम, कोलन, रेक्टम। सिकम एक छोटा और क्या होता है? ब्लाइंड, अंधा थैली होती है जिसमें सहजीवी बैक्टीरिया यानी कौन से? साइनोबैक्टीरिया होते हैं। एक अंधा उंगली जैसा प्रोजेक्शन सीकम से उभरता है जो वर्मीफ्रॉम अपेंडिक्स कहा जाता है। अब इसमें जो वर्मीफ्रॉम अपेंडिक्स होता है ये कहाँ पर आपको जुड़ा रहता है? ये सीकम में जुड़ा रहता है, याद रखना। यह एक वेस्टिजल अंग होता है जो मनुष्य में पाया जाता है। यानी ये किस तरीके का वेस्टिजनल अंग होता है जो मनुष्य में पाया जाता है? सिकम कोलन में खुलता है जो आ- आरोही आनुवंशिक, अवरोही और सिग्माइड कोलन से में विभाजित है। यानी जो कोलन है वो कितने हिस्से में विभाजित है? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। यानी आरोही, अनुवंशिक, अवरोही और सिग्मोइड कोलन में विभाजित होता है। अंत में कोलन रेक्टन में खुलता है जो बाहर गुदा द्वारा खुलता है। और जो हमारा जो ये जो रेक्टम है, अब ये रेक्टम जो है ये गुदा द्वारा खुलता है और यहाँ से जो हमारा खाना है बाहर निकल जाता है। तो ये इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। थोड़ा-सा हमारी चित्रकारी पे आप जो है समझ जाइएगा। अब ये आपका जो है मुँह हो गया, मुँह हो गया। ये देखिए ये हो गया आपका माउथ, मुख। ये हो गया आपका फेरिंक्स। इसको आप एनसीईआरटी की किताब में देखेंगे, वहाँ पर अच्छा डायग्राम बना हुआ है फेरिंक्स। और यहाँ पर ये है, इसको आप देख लीजिए। और ये होता है आपका ऑइसोफेगस। ये आपका स्टमक। ये ड्यूडेनम जो स्टमक और पेट में जुड़ता है। और यहाँ पर ये आपके पैनक्रियाज देखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद ये आपकी छोटी आंतें, फिर उसके बाद ये। तो ये जो आपका जो चित्र है जो हमने बताया, ये चित्र में इन सभी को बताया हुआ है। तो आपके पेपर में क्या दिया जा सकता है? पेपर में जो है ये चित्र दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यहाँ पर आप इन पे क्या कर देंगे, 1 2 3 4 कर देंगे वो, और आपको इसको सही क्रम में लिखना है। तो क्रम क्या होगा? सबसे पहले मुख, फिर फाइनेक्स, फिर ऑसिफोगस, फिर ऑसिफोगस के बाद क्या था? स्टमक, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर जो है रेक्टम, और फिर उसके बाद अनस। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब आहार नली के जो है भागों को देख लेते हैं। आहार नली की दीवार 4 परतों में बनी होती है। जो आहार नली है उसकी जो दीवार है वह 4 परतों में बनी होती है। सबसे अंदरी परत म्यूकस उपकला द्वारा बनती है। तो जो सबसे अंदर की परत होती है वो म्यूकस उपकला द्वारा बनती है, जिसमें सबम्यूकस परत मौजूद होती है। सबसे बाहरी परत, जो सबसे बाहर की परत होती है वो पतली मेसोथेलियम द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनती है? मेसोथेलियम। तो याद रखना, म्यूकस द्वारा बन रही है, म्यूकस एपिथेलियम द्वारा, और दूसरी मेसोथेलियम द्वारा। किसके द्वारा? मेसोथेलियम के द्वारा। जिसे सेसरोसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेसरोसा। सेसरोसा और सब म्यूकस, जो हमारा सेसरोसा और हमारा सब म्यूकस जो होता है के बीच मांसपेशियां परतें होती है। तो इनके बीच में क्या होती है? मसल्स, मसल लेयर, मांसपेशियां परत। पेट को म्यूकस परत आयनित फोल्डिंग्स बनाती हैं। छोटी आंत में उंगली जैसा प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें विली कहा जाता है। तो छोटी आंत में हमारा क्या होता है? विली होता है। विली कोशिकाओं में माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन जैसे ब्रश बॉर्डर होती हैं। यानी विली इस तरीके से होंगी, छोटी 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 हेयर लाइन जैसी होती हैं। तो ये छोटी छोटी, जैसे आपका टूथब्रश हो गया, तो
एक काम करिए, चारों तरफ टूथब्रश को जो है उसके छोटे-छोटे बाल लगा के एक लंबी सी पाइप ले लीजिए जिसमें इस तरीके के बाल लग रहे हों, तो उसको हम विली कहते हैं। ऐसे ही हमारा जो है छोटी आंतों में होती है ये। ये प्रोजेक्शन आंत के सतह क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। विली में रक्त वाहिकाओं की समृद्ध आपूर्ति होती है, यानी विली के अंदर क्या होता है, रक्त जो है वाहिका होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं। आहार नली को म्यूकसा जो हमारा म्यूकोसा लिनिंग होता है, गोबलेट कोशिकाओं शेषमा का स्त्रवा करती हैं, यानी क्या जो हमारा म्यूकस होता है इनके अंदर सिक्रीट करेंगी म्यूकस और गोबलेट सेल को। पेट में म्यूकसा और गैस्ट्रिक ग्रंथि बनती है, और पेट में क्या बनता है, ग्लैंड बनता है। कौन सा, म्यूकसा ग्लैंड, म्यूकोसा ग्लैंड और गैस्ट्री ग्लैंड जो है पेट में बनती है। छोटी आंत में विली के आधार पर लिब्र लीवर कुहन के कृ रूप पाए जाते हैं, यानी जो हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें लिब्रकुहन के जो है क्रिप्ट्स पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्रंथि और क्रिप्ट खाने के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करते हैं। तो जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, गार्ट्रिक ग्लैंड गार्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं, और जो क्रिप्ट होते हैं वो हमारे खाने के लिए उत्पादन जो है प्रदान करते हैं। खाद्य नली से संबंधित जो ग्रंथियां कौन सी होती हैं। लार ग्रंथि, देखिए जो सबसे पहला होता है हमारा लार ग्रंथि, जो बक्कल कैविटी के बाहर 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं। गाल क्षेत्र गाल क्षेत्र में पैरोडेट्स, तो जो हमारे चीक वाले रीजन में होते हैं उसको हम बोलते हैं पैरोडेट्स। निचले जबड़े में जो होता है मैंडिबुलर, तो निचले जबड़े के अंदर कौन सी लार होती है, मैंडिबुलर। और जीभ के नीचे सबलिंगुअल, सबलिंगुअल जो ये है जीभ के नीचे जो लार होती है उसका नाम होता है सबलिंगुअल, तो ये याद रखना। और जो लार है वो सबसे पहले हमारा जो है खाना जो है पचाने में मदद करती है। तो वह बक्कल कैविटी में नली के माध्यम से लार स्त्रवित करते हैं, यानी सलाइवा निकालते हैं। ये हमारे सलाइवर ग्लैंड है। अब आता है लीवर। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी लीवर जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ऑर्गन नहीं है, वो ग्लैंड है, याद रखना। यह उदर का गुहा में फेफड़ों के पीछे स्थित होता है। तो ये कहाँ पर रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में, और लंग्स या जो डायफ्राम है उसके पीछे रहता है। लीवर के 2 लबों से बनता है। लीवर 2 लबों से बनता है, लोब से बनता है। दाई लोब बाएं लोब से बड़ी होती है, याद रखना, दाई जो होती है वो बाएं लोब से बड़ी होती है। लीवर हैप्टिक लोबुलस से बना होता है। किससे बना होता है लीवर, हैप्टिक लोबुलस, लोबुलस से बना होता है। हैप्टिक लोबुलस हैप्टिक कोशिकाओं से बने होते हैं। ये हैप्टिक लोबुलस हैप्टिक कोशिकाएं यानी हैप्टिक सेल से बने होते हैं, जो कॉर्डस कॉर्डस में व्यवस्थित होते हैं। हैप्टिक ल्यूबुलस लीवर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। तो हैप्टिक ल्यूबुलस क्या है, ये इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं, याद रखना हैप्टिक लोबस। प्रत्येक लोबस को कनेक्टिव टिश्यू से बनी पतली झिल्ली द्वारा ढका जाता है, जिसे ग्लिसिन कैप्सूल कहा जाता है। हैप्टिक ल्यूबस के हैप्टिक कोशिकाओं पत्ती निर्माण करती हैं। पित्त जो हमारा पित्त होता है, पित्त को हैप्टिक नली के माध्यम से, यानी बाइल जो है, जो बाइल का जो सिक्रेशन होता है ये हमारा लीवर करता है, याद रखना। नली के माध्यम से पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। पित्ताशय से निकलने वाली नली को सिस्टिक नली कहा जाता है। जो पित्ताशय से हमारी जो नली निकलती है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, जो हमारा गाल ब्लैडर होता है। लीवर से आने वाली हैप्टिक नली सिस्टिक नली के साथ मिलकर सामान्य पित्त नली बनाती है। पित्त नली अगाशय यानी स्टमक में, पेट में से आने वाली नली मिलकर द्विध शांत्र में सामान्य हैप्टिक पैनक्रियाटिक यानी हैप्टिक पैनक्रियाटिक नली बनाती है। इसे स्फिंक्टर ओडी द्वारा सुरक्षित किया जाता है। तो ये जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं इन्हें आप याद रखना। अब आता है हमारा पैनक्रियास, अगाशय। अंगाशय एक संयुक्त ग्रंथि है, यानी ये कंपाउंड ग्लैंड है। ये दोनों बाही ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, जो नली के माध्यम से एंजाइम उत्पादन करता है, यानी ये एंजाइम उत्पादन करता है और अंतः स्त्वमी हार्मोन उत्पादन करता है। और ये किस तरीके के, ये एंजाइम भी होगा और जो है हार्मोन को भी प्रोड्यूस करेगा। यह सी आकार का द्वंद्व शास्त्र की शाखाओं में के बीच स्थित है, यानी ये किसका, सी आकार का। यह अगांशीय और रस सुस्थित करता है, यानी ये पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, जिसे कई एंजाइम होते हैं, जिसमें बहुत सारे एंजाइम जो हैं कार्य करते हैं।
फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, पाचन का विज्ञान देखते हैं। भोजन के मुंह के माध्यम से निगला जाता है। मुंह से भोजन बक्कल कैविटी में प्रवेश करता है। बक्कल कैविटी में दांतों और जीभ की सहायता से भोजन को मस्तिष्क किया जाता है, यानी भोजन को मेस्टिकेशन यानी तोड़ा जाता है। इसे समय लार ग्रंथि से लार स्त्रोवित होती है, यानी जो हमारी सलेवरी ग्लैंड है वहां से लार निकलती है और भोजन में मिल जाती है। लार एक एंजाइम एमिलेज और जो हमारा लाइसोजम यानी जो एंजाइम जो है एंजाइम एमिलेज और लाइसोजम निकालता है होते हैं। एमिलेज भोजन में मौजूद मांड को कार्य करता है। जो अमाइलेज है वो भोजन में क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ये आपको याद रखना, एमिलेज जो अमाइलेज होता है वो मौजूद स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और जो लाइजोइम है लोजाइम है वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह जो है संक्रमण जो है काम करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। भोजन को अब बोलस में परिवर्तित अब भोजन को बोलस में परिवर्तित यानी छोटे छोटे गट्ठों में परिवर्तित किया जाता है और फार्नेक्स के माध्यम से ऑसिफोगस में निगला जाता है। ऑसिफोगस की मांसपेशियों में संवेदनशीलता को नियमित लार और पैरासाइटलिसिस कहा जाता है, यानी इसको क्या हो जाता है, पेरिस्टालिसिस कहा जाता है। इस पेरिस्टालिसिस द्वारा भोजन पेट के स्थानांतरित किया जाएगा, यानी अब ये पेट में जाएगा। भोजन का परिवहन जात्रो ऑसिफोगल स्फिंक्टर यानी जो आपको ऑसिफोगल स्फिंक्टर है गैस्ट्रो ऑसिफोगल स्फिंक्टर द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। ऑसिफोगस में पाचन नहीं होता, और ऑसिफोगस में पाचन नहीं होता याद रखना, मुख में होगा। पेट में जठर ग्रंथि श्लेष्मा यानी पेप्सोजिन, जो पेट में क्या होता है पेप्सोजिन होगा, जो है सिक्रेट म्यूकस होगा, एचसीएल को रिस्त्राव किया करती है। पेप्सोजिन पेप्सिन एंजाइम को निष्क्रिय रूप में, जो पेप्सोजिन है वो क्या करेगा, पेप्सिन एंजाइम को निकालेगा, जो पौष्टिक जो पैस्टिक कोशिकाओं से सर्वितृत्व है। कहाँ से निकलता है, पैस्टिक जो पैप्टिक सेल्स है उनसे। एचसीएल जो होगा वो जाइनोटिक सेल यानी जठर ग्रंथि के ऑक्सीजेंटिक कोशिकाओं से स्त्रवित होता है, जो पेप्सोनोजिन की सक्रिया करता है। भोजन को पेट में घूर्णन की क्रिया द्वारा जो जठर रस है, जो हमारा क्या कहते हैं गैस्ट्रिक जूस है, में मिलाया जाता है और भोजन के प्रोटीन घटकों को पेप्सिन की क्रिया द्वारा पेप्टोन यानी जो प्रोटीन के घटक है पेप्सिन पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ेगा और प्रोटियोज को में परिवर्तित कर देगा और इसको प्रोटियोज में कर देगा। यानी जो प्रोटीन है उसको पेप्सिन एंजाइम ने पेप्टोन्स और प्रोटियोज में कन्वर्ट कर दिया, ये आप याद रखना। जो शिशुओं के जो शिशु होते हैं उनके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जठर रस होता है, उसमें रेनिन पाया जाता है। रेनिन जो दूध के प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो देखा जाता है कि जो दूध है उसको पचाने में मुश्किल आती है। पेट में अर्धपाचित भोजन को चाइम कहा जाता है, जो पायरोलिक स्फिंक्टर के माध्यम द्वारा द्वंद तंत्र में प्रवेश करता है। यकृत से पित्त रस अगाशय में अंगाशीय रस यानी पैनक्रियाटिक रस जो है अंत में दीवार का अंतरस रस द्वंद रस छोड़ जाता है। पित्त रस भोजन के माध्यम अम्लीय शरीर में परिवर्तित करता है। यह वसा के छोटे बूंदों में परिवर्तन में मदद करता है, यानी ये अब क्या करेगा, फैट में जो है उसमें परिवर्तित होगा। अगंशीय रस ट्राइप्सिन, अब याद रखना ट्राइप्सिन जो है ट्राइप्सिन और ये काइमोट्रोस्पिन अमीलेज लिपेज और न्यूक्लियस जैसे एंजाइम होते हैं किसमें, पैनक्रियाटिक जूस में। यह एंजाइम अंतरीय म्यूकोसा द्वारा स्वीकृत एंजाइम एंट्रिकिनोज द्वारा सक्रिय किया जाता है। अब देखिए प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटोज में जो है अब डाइपेटाइड्स में बदल लिया जाएगा, यानी चाइम में मौजूद सभी कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज की प्रक्रिया द्वारा डाइक्रोटाइज में परिवर्तित किया जाएगा, यानी पॉलीसेकेराइड्स अमाइलेज को द्वारा डाइसेकेराइड्स में बदल दिए जाएंगे। पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड्स में बदल दिए जाएंगे। वहीं जो फैट है फैट को क्या करेंगे, मोनोग्लिसराइड में बदल देंगे। फैट को जो है एंजाइम लिपेज, याद रखना लाइपेज, जो लाइपेज होता है ना लाइपेज जो होगा वो मोनोसेकेराइड में बदल देगा और वहीं न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियोसाइड में बदल देंगे। ये सारे एंजाइम जो है पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा हमें प्राप्त हो रहे हैं। आंतरिक म्यूकोसा और गोबलेट कोशिकाओं द्वारा सर्वोत्थित अंतररस को सकस एंट्रोकिस कहा जाता है, जिसमें माल्टेज डाइपेटेज लेपेज
माल्टेज़, डाइप्रोटेज़, लिपेज़, न्यूक्लियोसाइड्स जैसे आदि एंजाइम होते हैं। इन एंजाइम द्वारा भोजन के अंतिम पाचन होता है, यानी ये अंतिम पाचन में हिस्सा लेते हैं और सरलात्मक रूप से परिवर्तित कर देते हैं। डेप्टाइज को अमीनो एसिड में, माल्टोज को माल्टेज किस में करेगा? माल्टोज मैल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टोज को लैक्टेज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, सुक्रोज को सुक्रेज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और न्यूक्लियोसाइड्स को, ये आप जो है टेबल याद रखना, और मोनोग्लिसराइड को लाइपेज फैटी एसिड और ग्लिसरीन में कन्वर्ट कर देगा। ये जो है भोजन का सरलात्मक रूप छोटी आंतों में जेजुनम और इमिलियम में विली के माध्यम से अवशोषित कर लेंगे और अपाचित भोजन को इलियोसिकल वाल्व में बड़ी माध्यम से बड़ी आंत में सिकम में जाता है, और अधिकांश जल और कुछ खनिज बड़ी आंत द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, और अपचित भोजन को स्थायी रूप से रेक्टम में संग्रहित कर दिया किया जाता है और शरीर के गुदों के माध्यम से बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये पूरा जो प्रक्रिया हुई हमारे खाने के पाचन तंत्र की प्रक्रिया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब जो इसके बाद की जो चर्चा होगी वो अगले हमारे अध्याय या अगले चैप्टर को लेकर होगी, तब तक आप इसको अच्छे से समझिए और जो बातें आप बताइए उनको अच्छे से याद रखिए। बाकी आपसे मुलाकात होगी अब हमारी अगली क्लास में। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।